हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मैट्रिक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स यूनिट से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक में अपना जो डिस्कशन था दैट इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। उससे पहले वाली क्लासेस में क्या बात किया था? उससे पहले वाली क्लासेस में क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड द लीनियर पेयर एंगल। तो आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे और उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं कि किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। तो लिखिए कॉपी में आप सब लोगों को स्टेटमेंट क्या लिखना है? राइट द स्टेटमेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। या स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम आपको क्या प्रूफ करना है? 180 प्रूफ करना है, जो आप जानते भी हैं लेकिन उसको प्रूफ करना है। देखिए, ये आपका एनसीईआरटी में थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? लास्ट आपको 6.6 तक बताया था। ये एनसीईआरटी में आपका थ्योरम नंबर 6.7 है, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो देखिए बेटा, थ्योरम्स जब भी कोई प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले थ्योरम में लिखा जाता है गिवन। क्या लिखा जाता है? गिवन। तो गिवन में क्या होगा? आप खुद एक बात कंसीडर करके देखिए कि गिवन में क्या होगा। एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड द इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल दैट वी हैव टू प्रूव इज 180 डिग्री। तो गिवन में क्या होगा? ट्राइंगल ABC in which interior angles are angle A, angle B and angle C. A triangle ABC in which interior angles are angle A, angle B and angle C. To prove, देखिए बेटा, थ्योरम है तो पहले गिवन फिर टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बेटा, इंटीरियर एंगल्स का सम A प्लस B प्लस C क्या प्रूफ करना है? 180 डिग्री। आपसे उस दिन भी बात हुई थी कि जब किसी क्वेश्चंस के अंदर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होगा तो आपको ये जरूरी है कि उस क्वेश्चन में आपको क्या परफॉर्म करना है? कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। तो देखिए बेटा, इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करना है, पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन पार्ट आपका यही है जो मैं आपके सामने फिगर पे ड्रॉ कर रहा हूं। पॉइंट ए के थ्रू आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। लेट कंसीडर द लाइन इज PQ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉपी में क्या लिखेंगे? आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, कंस्ट्रक्शन थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन PQ, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन PQ, which is parallel to BC. Through point A, draw a line PQ which is parallel to BC. Okay, students, that means आपके पास PQ जो है वो BC के पैरेलल है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखिए बेटा, जब ये लाइन PQ जो है वो आपके अगर लाइन BC के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप देखते हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में AB ट्रांसवर्सल है और AC ट्रांसवर्सल है। तो कंडीशन क्या है? सिंस PQ पैरेलल BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, जो आपको पहले भी लिख के बताया था एक बार। PQ पैरेलल BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो डेफिनेटली देखिए, यहाँ जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है। एक बार नेमिंग कर देते हैं, ये 1 2 3 इंटीरियर एंगल्स है, यहाँ पे एंगल नंबर 4 है। तो डेफिनेटली अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर angle 4 is equal to angle 2. Angle 4 is equal to angle 2, equation 1, by which property? By the property of alternate interior angles. By the property of alternate interior angles. Again, एक बार फिर से ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। PQ parallel BC and AC is a transversal, therefore देखिए बेटा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं एंगल का नेम कर देता हूँ 5।
So what to write? Angle 5 is equal to angle 3. Equation number second. Again by which property? The property alternate interior angles. Okay students. तो 1 और 2 में आपने 4 को 2 के इक्वल बता दिया, 5 को 3 के इक्वल बता दिया. क्लियर? आपने क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूं. तो 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं तो 4 के साथ 5 ऐड हो गया और 2 के साथ 3 ऐड हो गया. ठीक है, 4 के साथ 5 ऐड हो गया, 2 के साथ 3 ऐड हो गया. ध्यान रखिएगा 4 और 5 दोनों एक साइड में होने चाहिए, 4 के साथ 5 और 2 के साथ 3. लेकिन मेरे को प्रूफ करना है a plus b plus c is equal to 180. तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड. तो देखिए बेटा इधर 1 plus 4 plus 5 is equal to 1 plus 2 plus 3. 1 plus 4 plus 5 is equal to 1 plus 2 plus 3. अब देखिए बेटा 1 plus 4 plus जो 5 है, 1 plus 4 plus 5 है, इसका वैल्यू मैं 180 प्रूफ कर 180 रख देता हूं. 180 is equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 3. अब कोई बता सकता है 1 plus 4 plus 5 180 क्यों है? तो 1 plus 5 plus 4 180 इसीलिए है since sum of angles on a straight line. Sum of angle on a straight line is 180 degree. Sum of angles on a straight line. तो देखिए बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल्स, स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल्स, और ज्यादा बेटर होगा कि यहाँ पे आप एक वर्ड और कर दीजिए, क्या? सम ऑफ एडजेसेंट. क्या वर्ड ऐड कर दीजिए? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. 1 plus 2 plus 3 का मतलब क्या हो गया? Hence एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री. आया समझ बेटा? तो ये आपका एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 6.7 है, जिसमें आप क्या प्रूव करते हैं? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो V1 में ट्रायंगल हो गया, टू प्रूफ में एंगल्स, कंस्ट्रक्शन आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज किया और फिर आपने ये रिजल्ट को प्रूफ कर दिया. तो ये बात आप सब जानते हैं और आपसे आपने प्रूफ करना भी सीख लिया दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में प्रूफ करने के लिए काफी बार पेपर में रिपीट होता है, तो आपको इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूफ करना है, इस वे में प्रूफ करना है. अब देखिए बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी का यूज करना है, वो भी एनसीईआरटी में आपका थ्योरम ही है, दैट इज द थ्योरम नंबर 6.8. स्टेटमेंट क्या है, कैसे किस तरीके से लिखना है? कॉपी में लिख लीजिए स्टेटमेंट. If a side of a triangle is produced, then prove that the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angle. वापस रिपीट कर रहा हूं. If a side of a triangle is produced, then prove that the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior angles of triangle. तो देखिए बेटा, इसका मैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है. तो आपने क्या किया, ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल एबीसी के बीसी साइड को आपने प्रोड्यूस कर दिया. जैसे देखिएगा बेटा यहाँ पे फिगर पे ट्राइंगल एबीसी के बीसी साइड को आपने प्रोड्यूस कर दिया. किस पॉइंट तक? किसी पॉइंट डी तक. एक साइड को प्रोड्यूस करना है, कोई भी एक साइड प्रोड्यूस कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्लियर? तो बीसी को आपने डी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर दिया. जैसे ही आपने ये प्रोड्यूस किया तो देखिए बहुत सिंपल सी बात करूंगा मैं यहाँ पे आपके सामने. 1 2 3 ये तो इंटीरियर एंगल्स है. प्रोड्यूस करने पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो कौन सा है? 4 है. तो गिवन में क्या है? ट्राइंगल एबीसी साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी. गिवन क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी. क्लियर? तो गिवन आपने कंसीडर कर लिया इस तरीके से जो मैंने आपको बोल के बता दिया.
टू प्रूव आपको क्या करना है वो ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सटीरियर एंगल दैट इज 4 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। प्रूव क्या करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन अगर कुछ नहीं है तो सीधा प्रूफ पे बात करते हैं। ठीक है, प्रूफ में क्या काम करना है अपने को, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 इक्वेशन 1। और जहां पे एंगल्स का सम 180 लिखते हो ब्रैकेट में रीजन क्या लिखना होता है, कंप्लीट ASP। ASP मींस एंगल सम प्रॉपर्टी। ASP मींस बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो ये आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से बता दिया। उसके बाद में BD सेंस BD इज अ लाइन, देखिए B से D तक एक लाइन है, एंड AC इज अ रे ऑन इट। BD एक लाइन है और AC एक तरीके से रे है इस पे, so therefore angle 3 plus angle 4 is equal to 180 equation number second, and that is linear pair angles। ये किस प्रॉपर्टी से हो गया, लीनियर पेयर एंगल्स। तो वन में तीनों का सम 180 है, सेकंड में भी दोनों का सम 180 है, तो डेफिनेटली जब आप इनको कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन 1 का भी RHS 180 है, इक्वेशन 2 का भी RHS 180 है। ओके बेटा, दो इक्वेशंस में कंपैरिजन करना होता है तो एडिशन कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब दोनों का RHS सेम है, दोनों का LHS भी सेम होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। दोनों साइड सेम कौन है, सेम वैल्यू 4 है, तो 4 से 4 कट हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा, एंगल 4 का मतलब एक्सटीरियर एंगल ACD, एंगल 1 और एंगल 2 का मतलब अपोजिट इंटीरियर। देखिए इंटीरियर तो 3 भी है, 1 और 2 के साथ इंटीरियर तो 3 भी है, लेकिन अपोजिट इंटीरियर कौन है, तो अपोजिट इंटीरियर में 1 और 2 इंक्लूडेड है। क्लियर बेटा, अपोजिट इंटीरियर में कौन इंक्लूडेड है, 1 और 2। तो इस तरीके से आपने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके बेटा, अपोजिट इंटीरियर एंगल जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे जो इस क्लास में परफॉर्म करने अपने को रिलेटेड टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू द बाइसेक्टर्स। तो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसा आता है, जैसे क्वेश्चंस में मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, रीड कर रहा हूं मैं आपके लिए। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, ट्राइंगल ABC, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से सुनेगा, कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कॉपी में लिखिए, इफ द साइड ऑफ triangle ABC, if the side of triangle ABC, AB and AC, if the sides of triangle ABC, AB and AC produced to point E and point D respectively, the side AB and AC of triangle ABC produced to point E and D respectively। पहले इसमें बात करते हैं यहां तक में भी कि ABC के साइड AB और AC को आपने प्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, AB को प्रोड्यूस कर दिया आपने किसी पॉइंट E तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और AC को आपने प्रोड्यूस कर दिया किसी पॉइंट D तक, तो पॉइंट E एंड पॉइंट D रेस्पेक्टिव। क्लियर है, उसके बाद में लिखिए, द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल CBE, the bisector of the exterior angle CBE and BCD meet at a point O. The bisector of the exterior angle CBE and BCD meet at a point O. Clear? देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट, अब इसको पहले डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो CBE का बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल यही है बाहर वाला, तो जब साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल CBE का बाइसेक्टर, और BCD का बाइसेक्टर, तो ये हो गया एंगल BCD का बाइसेक्टर।
मीट एट अ पॉइंट ओ, मीट एट अ पॉइंट ओ। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, प्रूव दैट, तो क्वेश्चन में लिख के मैं आपसे सीधा ये बता देता हूं आपको, टू प्रूव, ठीक है बेटा। तो गिवन आपको बता दिया, इस तरीके से लिखना होता है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो देखिए, एंगल BOC इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या प्रूफ करना है, एंगल BOC, ये जो एंगल BOC का वैल्यू है इसको क्या प्रूफ करना है, 90 माइनस हाफ एंगल BAC। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या वर्क कर रहा हूं, जो ट्राइंगल ABC है इसके इंटीरियर एंगल्स को मैं नेमिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, X, Y और Z। देखिए 1 2 3 भी लिख सकता है, लेकिन 1 में वो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का साइन लगाना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए मैंने इनको नेम दे दिया क्या, X Y Z। क्लियर बेटा, 1 2 3 भी लिख सकते हो, मना नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, X Y और Z। क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करें, प्रूफ की कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली प्रूफ पे आना है अपने को, जो रिजल्ट प्रूफ करना है उस पर वर्क करना है। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ट्राइंगल एबीसी में AB को आपने प्रोड्यूस किया E तक, तो ये अगर Y है तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, लीनियर पेयर से। तो कंडीशन में क्या अप्लाई करूंगा मैं, सबसे पहले प्रूफ के अंदर देखिए, सबसे पहले प्रूफ में ये लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180, और इसको मैंने रीजन दिया है लीनियर पेयर एंगल। अच्छे से देख लीजिए बोर्ड पे फिगर में, एंगल ABC प्लस एंगल CBE, तो ए की पॉइंट पे एडजेसेंट एंगल का सम 180 लीनियर पेयर से। तो ABC का वैल्यू तो कितना कंसीडर किया गया फिगर में, ABC का वैल्यू है y प्लस CBE इज इक्वल टू 180। So what finally we will say, angle CBE is equal to 180 minus y। CB का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस y। क्लियर बेटा, CB का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस y। ओके, अब एक और बताइए कि CBE का वैल्यू अगर 180 माइनस y है, तो ये BO इसका क्या है, बाइसेक्टर है। तो मैं क्या कंडीशन में लिखूंगा, सेज BO बाइसेक्ट्स एंगल CBE। सही है बात, सिंस BO बाइसेक्ट्स, ये BO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल CBE को। तो CBE का वैल्यू कितना है, 180 माइनस y। तो जो बाइसेक्ट हो क्या आएगा, देखिए बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो मेरे को जरूरत सिर्फ अंदर वाले पार्ट की है, कौन से वाले पार्ट की, CBO। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ एंगल CBE हो गया। तो एंगल CBO इज इक्वल टू, CBO का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस y अपॉन 2। क्लियर बेटा, अगर ज्यादा से ज्यादा इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो CBO, एंगल CBO 180 में 2 से डिवाइड 90 आ जाएगा, और y में 2 से डिवाइड y बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, CBO का वैल्यू कितना आ गया, 180 में 2 से डिवाइड किया 90 आ गया, माइनस y बाय 2 हो गया। क्लियर। अब देखिए आगे, जिस तरीके से आपने CBO का वैल्यू फाइंड आउट किया है, जिस तरीके से आपने CBO का वैल्यू फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से आपको उधर में कैसे वर्क करना है। तो आपको सबसे पहले सेंस एंगल ACB प्लस एंगल ACB के साथ एंगल BCD इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ACB का वैल्यू कितना बताइए, Z प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। तो BCD का वैल्यू कितना आ गया, BCD वैल्यू इज 180 माइनस Z। फिर क्या बात वापस से, CO बाइसेक्ट्स एंगल BCD, ऐसे में लिखा हुआ है ना BO एंड CO आता बाइसेक्टर, BCD को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, CO। तो फिर से वही बात कहूंगा कि जब ये एंगल बाइसेक्ट होगा तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होगा बाइसेक्टर्स। तो इंटीरियर में सिर्फ कौन सा है, एंगल BCO इज इक्वल टू हाफ एंगल BCD। तो बताइए आपके साथ BCO का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस Z अपॉन 2।
तो BCO इज इक्वल टू 90 माइनस Z अपॉन 2। बेटा तो आपके पास में CBO का वैल्यू आ गया, BCO का वैल्यू आ गया, मतलब इस एंगल का वैल्यू आ गया 90 माइनस 1/2, इस एंगल का वैल्यू आ गया 90 माइनस Z/2। तो ट्राइंगल BOC के एंगल्स का सम कितना होगा बताइए? ट्राइंगल्स BOC के एंगल्स का सम कितना होगा? 180। इस डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान रखना। ट्राइंगल BOC के एंगल्स का सम 180 आपको ये कंडीशन में यूज करना है। तो देखिए सॉल्यूशन आगे। इन ट्राइंगल BOC, अब ट्राइंगल BOC में 3 एंगल्स है, तो 3 एंगल्स में सबसे पहले नेम तो यही आएगा, एंगल BOC प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 एंड दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है। BOC का वैल्यू आपको प्रूफ करना है, BOC का BOC है, CBO का वैल्यू 90 माइनस Y/2, BCO का वैल्यू 90 माइनस Z/2 इज इक्वल टू 180। क्लियर बेटा? BOC का BOC 90 प्लस का 90 प्लस का कितना हो गया टोटल? 180। ये दोनों माइनस के, तो माइनस में हाफ कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? y प्लस जेड, Y/2 Z/2 था, हाफ कॉमन ले लिया, माइनस का बाहर साइन रखे, तो माइनस हाफ y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो ये 180 से 180 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो एंगल BOC इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला गया, प्लस हो गया, क्या बनेगा? हाफ ब्रैकेट में y प्लस जेड। अब ये बताओ, सिंस इन ट्राइंगल ABC x प्लस, या ऐसे लिख दो, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, दैट इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180। सही है बात? ट्राइंगल अगर ABC, फिगर आपके सामने ड्रॉ कर रखा है, ABC ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो ABC ट्राइंगल्स के एंगल्स को आपने क्या लिखा हुआ है? दैट इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे y प्लस z का वैल्यू कितना आएगा? आप कुछ समझदार है, क्या पुट करेंगे? BOC इज इक्वल टू हाफ y प्लस z का वैल्यू यहां से क्या निकालेंगे बताओ? y प्लस z की जगह क्या आ जाएगा? 180 माइनस x। तो 2 से दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड करो, 2 से दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड करने पे 180 अपॉन 2 x अपॉन 2, 180 में 2 से डिवाइड, 180 में 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा बेटा? 90 माइनस x अपॉन 2। तो फाइनली एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल, x का नेम क्या है बताइए? फिगर में x का नेम क्या है? BAC है। सो व्हाट फाइनली वी प्रूव? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले लीनियर पेयर से स्टार्ट किया, ध्यान रखना ये पार्ट इसी का है। सबसे पहले लीनियर पेयर से स्टार्ट किया, उससे CB का वैल्यू आया, बाइसेक्टर से उसका पार्ट CBO का वैल्यू आया, फिर लीनियर पेयर अप्लाई किया, फिर BCD का वैल्यू आया, फिर बाइसेक्टर से BCO आ गया, और दोनों एंगल्स को ट्राइंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी में जब इंक्लूड किया, तो तीनों एंगल्स का सम BOC को इंक्लूड करते हुए कितना हुआ? 180। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, लास्ट में y प्लस z को किससे रिप्लेस कर दिया? 180 माइनस x। इसका रीजन क्या बता दिया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो y प्लस z का वैल्यू किससे रिप्लेस हो गया? 180 माइनस x से। 180 माइनस x को 2 से डिवाइड किया, तो 90 माइनस हाफ एंगल BAC। इज इट क्लियर? तो ये है आपका इस तरीके से क्वेश्चंस बाइसेक्टर्स पे बेस्ड, जो एग्जाम में आपके कंफर्म है, बहुत बार पेपर में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। क्लियर बेटा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार पेपर में प्रूफ करने के लिए आपको दिया जाता है, पूछा जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं इसी तरीके के प्रूफ की। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि फिगर मैं आपको दे रहा हूं, मान लेते हैं कि ट्राइंगल ABC में यहां पे वैल्यू आपका लिखा हुआ है कितना? 62, और यहां वैल्यू लिखा हुआ है 54। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल, क्वेश्चन लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल B and C meet at a point O. In triangle ABC, the bisector of angle B and angle C
मीट एट अ पॉइंट ओ। तो बी और सी के बाइसेक्टर्स किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स के, दोनों इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आपने दोनों को ओ पॉइंट पे मिला दिया। क्लियर है? दोनों का आपने पॉइंट ओ पे मिला दिया। इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 54 गिवन। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड एंगल BOC, फाइंड एंगल BOC। आपको BOC का वैल्यू कैलकुलेट करना। क्लियर बेटा? तो सबसे पहली बात तो अगर सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। A प्लस B प्लस C का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से A का वैल्यू कितना है? 62 प्लस B का वैल्यू 54 प्लस C इज इक्वल टू 180। 62 plus 54, 118 plus C is equal to 180. Sorry बेटा, 4 plus 2, 6. 160 plus angle C is equal to 180. So, what is the value of angle C? Angle C is equal to 180 minus 116. How much? 10 minus 6, 4. 7 minus 1, 6. That is the 64 degree. क्लियर बेटा? उसके बाद में क्या लिखना है? सिंस BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। ओके बेटा? BO एंड CO जो है वो बाइसेक्टर्स है किसके? एंगल B और एंगल C रेस्पेक्टिवली के। तो एंगल B और एंगल C के अगर बाइसेक्टर्स हैं, देयरफॉर देखिए बाइसेक्टर्स क्या काम करते हैं? डिवाइड एंगल इनटू टू पार्ट। तो OBC इज इक्वल टू हाफ एंगल B। तो हाफ ऑफ एंगल B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 54। तो हाफ ऑफ 54 कितना आ जाएगा? 27। और उधर से अगर दूसरे एंगल C के बाइसेक्टर की बात करते हैं तो OCB कितना आएगा? OCB देखिए बेटा, OBC ये एंगल तो 54 का हाफ हो गया और ये एंगल जो है वो C एंगल का हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल C 64 है, तो ये हो गया आपके पास में 32। क्लियर बेटा? तो एक वैल्यू बाइसेक्टर पार्ट 27 आ गया, एक वैल्यू बाइसेक्टर पार्ट 32 आ गया। अब वापस से क्या करेंगे? नाउ इन ट्राइंगल BOC, क्या सुनिएगा, ट्राइंगल BOC में अगर बात करते हैं, BOC जो आपको फाइंड आउट करना है, प्लस OBC जो आपका बाइसेक्टर है, प्लस OCB भी जो आपका बाइसेक्टर है, इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? BOC फाइंड आउट करना है, OBC का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया? 27। 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 180। क्लियर? BOC प्लस 27 प्लस 32 59 is equal to 180. So BOC is equal to 180 minus 59. क्लियर हो गया अभी बेटा? देखिए मैंने सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, ये आप खुद से भी अपने आप से कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। तो ये अगर 59 है तो सब्ट्रैक्शन के बाद में BOC का वैल्यू कितना आएगा? 10 minus 9 1, 7 minus 5 2, आंसर इज 121 डिग्री। व्हाट इज द BOC वैल्यू? BOC वैल्यू इज 121 डिग्री। क्लियर बेटा? इस तरीके से क्वेश्चंस में अगर बाइसेक्टर्स गिवन है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में परफॉर्म करना। क्लियर है बेटा? बाइसेक्टर्स एंगल सम प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस में यूज कुछ इस तरीके से आपको करना है जैसा आपको बताया जा रहा है। एक और क्वेश्चंस पे बात करते हैं, उसके बाद में ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। ठीक है? तो एक और क्वेश्चंस पे कैसे बात करना है, किस तरीके का क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है जिससे कि आप उसको समझ पाए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है बेटा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, इन ट्राइंगल PQR, क्वेश्चन लिखिए स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल PQR साइड QR is produced to point S. In triangle PQR, side QR is produced to point S. Side QR is produced to point S. Clear?
फिर लिखे क्वेश्चन में द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, the bisectors of angle PQR and angle PRS, the bisector of angle PQR and PRS meet at a point T. The bisector of angle PQR and PRS meet at a point T. Prove that angle QTR is equal to half angle. Prove that angle QTR is equal to half angle QPR. ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR. तो अब देखिए बेटा, यहां पे आपसे क्वेश्चन में कहा था, पहले तो फिगर समझ लीजिए साथ साथ में. क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा था क्या, तो ट्राइंगल PQR में आपने QR को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया. बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर यूं जाएगा, PRS का बाइसेक्टर यूं जाएगा, और दोनों बाइसेक्टर्स कहां पे मीट कर रहे हैं? मीट एट अ पॉइंट T. दोनों के बाइसेक्टर्स कहां मीट कर रहे हैं? मीट एट अ पॉइंट T. आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है क्या, QTR ये जो एंगल है वो इस QPR एंगल का क्या है? हाफ है. तो देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ मैंने एक प्रॉपर्टी और क्या बताया था आपको, बताइए. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब भी आप किसी ट्राइंगल के साइड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा एंगल बनेगा? एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है वैल्यू में? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल. इस क्वेश्चन में बहुत गहराई है, ध्यान रखिएगा. गहराई का मतलब बहुत डेप्थ में समझना पड़ता है, तब जाके वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो पाता है जो क्वेश्चन में आंसर में रिक्वायर्ड है. तो समझना कैसे, पहले मैं आपसे देखो बात करता हूं कि ट्राइंगल PQR में आपने QR को प्रोड्यूस किया. एक बात बताइए कि जब आपने PQR में QR को प्रोड्यूस किया, तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका नेम क्या है? एक्सटीरियर एंगल PRS बन रहा है. सही है और नो? एक्सटीरियर एंगल PRS बन रहा है. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल PRS है, ये अपोजिट इंटीरियर के सम के क्या होगा? इक्वल होगा. अपोजिट इंटीरियर में कौन आएगा बताओ? एंगल QPR और एंगल PQR. जब आप किसी साइड को प्रोड्यूस करते हो तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. क्लियर है ये बात? साथ ही साथ एक ट्राइंगल और बन रहा है, देखना फिगर पे बहुत अच्छे से. PQR में तो वो हो गया, एक ट्राइंगल और बन रहा है, कौन सा? QTR. तो QTR में भी एक एक्सटीरियर एंगल है. QTR के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा बेटा? इधर से कौन सा है? TRS. तो जो TRS है ये किसके इक्वल होगा? इंटीरियर. तो इंटीरियर में एक तो नेम क्या आएगा? TQR ये वाला पार्ट, और एक आपका QTR. तो देखिए बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने जा रहा हूँ क्या, कि दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं और दोनों ट्राइंगल्स में आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है. दोनों ट्राइंगल्स में किस प्रॉपर्टी का यूज करना है? एक्सटीरियर एंगल. क्या प्रॉपर्टी होता है एक्सटीरियर एंगल का? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. दो ट्राइंगल्स, दोनों में एक्सटीरियर का यूज करना. क्लियर है? अब बात आती है कि P और T में रिलेशन कैसे लेके आएंगे. तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो सेकंड टाइम एक्सटीरियर मार्क किया है, ध्यान से सुनना, जो ये सेकंड टाइम एक्सटीरियर मार्क किया है वो इस PRS का क्या है? सर बाइसेक्टर है. और इधर जो TQR, या आप ये कह सकते हैं TQR कह दो, चाहे TQS तक ले जाओ, TQR बहुत है. तो TQR जो एंगल है ये वाला पार्ट, देखिए जैसे जहां पे मेरा मार्कर मूव कर रहा है, TQR जो ये एंगल है वो इस PQR का क्या है? बोलिए क्या है? हाफ है. तो दोनों एंगल्स को जब उस कंप्लीट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो बताइए आपका कंडीशन आंसर सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. कंडीशन में क्या लिखना है? सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया जो प्रूफ करना है. सॉल्यूशन पे अगर बात करें तो फिगर आपका ड्रॉ होगा. सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ करके अपने को क्या लिखना है? QT and RT.
QT and RT are bisectors of angles. कौन कौन से एंगल्स के बाइसेक्टर्स है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स PQR and PRS रेस्पेक्टिवली। कहीं कुछ गलत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? सिंस QT एंड RT, ये देखिए थे बेटा, QT एंड RT, तो जो QT और RT है वो क्या है? बाइसेक्टर्स है। किसके बाइसेक्टर्स? एंगल PQR एंड एंगल PRS रेस्पेक्टिवली। PQR और PRS के बाइसेक्टर्स। क्लियर? देयरफॉर करके रिजल्ट क्या होगा? बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं जो ये बाइसेक्टर्स वाले पार्ट है ना, इनको मैं नेमिंग कर देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मैंने 1 लिखा है और इसको मैंने 2 लिखा है। सिर्फ बाइसेक्टर्स पे नेमिंग किया है। और 1 और 2 लिख दो, चाहे XY लिख दो, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने बाइसेक्टर्स पे नेमिंग किया है। तो QT बाइसेक्टर है PQR का, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ एंगल PQR। क्लियर है? एंड एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ एंगल PRS। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये रिलेशन आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट क्या है? एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ एंगल PQR एज इक्वेशन नंबर 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ एंगल PRS एज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? इन ट्राइंगल PQR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे? कौन एक्सटीरियर एंगल? PRS है। कौन है? PRS का वैल्यू क्या होगा बताओ? PRS इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। क्लियर बेटा? ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो किस किस के इक्वल होगा? इस इंटीरियर एंगल के और इस इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मीनिंग कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल QTR। अब इस QTR में वापस आप अप्लाई करो क्या? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। QTR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे QTR की अगर बात करें तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 1 है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल QTR। क्लियर है? पहले मैंने यूज किया बाइसेक्टर्स, फिर मैंने यूज किया एक्सटीरियर एंगल और फिर मैंने यूज किया वापस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा? तो 1 का बताइए वैल्यू कितना है? फ्रॉम इक्वेशन टू 1 का वैल्यू कितना है? हाफ एंगल PRS। एंगल 2 का वैल्यू कितना है? हाफ एंगल PQR प्लस एंगल QTR। कहां से पुट किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पुट कर दिया। क्लियर है? अब देखिए इधर, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है अपने को? अगर दोनों में हाफ और हाफ है तो इधर से अगर देखिए डिवाइड, कैसे भी समझ लीजिए, डिवाइड का 2 अगर इधर दोनों के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो जैसे ये डिवाइड का 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एंगल PRS इज इक्वल टू, PRS के साथ में जो हाफ है वो इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ जब मल्टीप्लाई में जाएगा, ट्वाइस करके, फिर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं क्या? हाफ एंगल PQR प्लस एंगल QTR। समझ में आया क्या मैंने क्या समझाया? डिवाइड का जो हाफ है वो इधर आ रहे मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है? तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 इस पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, PRS इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते 2 से 2 कट हो गया, तो यहां तो क्या वैल्यू आ गया? PQR। और जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? ट्वाइस एंगल QTR। और ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए इक्वेशन 3 में भी LHS में क्या है? बताइए क्या इक्वेशन 3 में LHS में? PRS
इक्वेशन 4 में LHS में क्या है, PRS फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये भी वैल्यू PRS का है और वो भी वैल्यू PRS का है। अगर दोनों इक्वेशंस के LHS पार्ट सेम है तो डेफिनेटली दोनों के RHS पार्ट को भी सेम कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 का RHS पार्ट क्या है, यहां से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे QPR प्लस QPR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस ट्वाइस एंगल QTR। दोनों तरफ एंगल PQR से एंगल PQR क्या हो गया, कैंसल। 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो फाइनली रिजल्ट क्या आने जा रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, एंगल QTR 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR एंड दैट रिजल्ट इज ट्रू। आया समझ में क्या? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। वापस से फिगर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल PQR के अंदर साइड्स QR को आपने एक्स तक प्रोड्यूस किया। एक्स तक प्रोड्यूस करने के बाद में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट अ पॉइंट T। तो मीट एट अ पॉइंट T के बाद आपको क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किस तरीके से बताया है कि सबसे पहले बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। उन दोनों पार्ट्स को मैंने फिगर में 1 और 2 से करके रिप्रेजेंट कर दिया। कई बच्चे कहते हैं सर बाइसेक्टर्स में ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट क्यों नहीं यूज हुआ, आपने इनको लेके क्यों नहीं लिखा? तो देखिए मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि बाइसेक्टर्स के अंदर जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है तो दोनों को लिख सकते हो, लेकिन जब प्रूव करते हैं तो पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन को लेके ही सॉल्यूशन आगे किया जाता है। अब मैंने इधर वाले पार्ट को ही 1 और 2 क्यों लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट जब एक्सटीरियर एंगल यूज करने वाला था QTR का, QTR के एक्सटीरियर में 1 आ रहा है और इंटीरियर में 2 आ रहा है। इससे बाइसेक्टर्स में मैंने जिन एंगल्स को यूज करना है उनको मैंने 1 और 2 से रिप्रेजेंट किया। PQR का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, QTR का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वैल्यू पुट किया, आपको सिंपलीफाई करके दोनों इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर किया और कंपेयर करते ही फाइनल रिजल्ट आपका आ गया QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। इसी के साथ आपका ये चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। स्टडीज कीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।